Audio Jungle. General salute! Submission! God! Pachushak! God! Bagalchak! जय श्रीमान, दो चेकिंग ऑर्डर बाद आपके निरीक्षण के लिए हजरत। जय श्रीमान, जय श्रीमान। फाउंडेशन के इश्तिराक से ऑपरेशन सिंदूर के उन्वान से मुनक़िदा इंटरैक्टिव सेशन में आप तमाम का पुरतबाद उनको शॉल और डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब की किताब द प्राइस ऑफ पार्टीशन कॉलेज मैगजीन जो मुझे पुस्तकी घोषणा है बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे दरमियान ज़रिया मैडम के साथ वो चीज़ पेश करें। आप आए तो बहारों ने उठाई तो आप आए पेश करें। All the dignitaries of the dais, staff members and dear students, आप सबके साथ यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक मैंने अपने लिए गोल सेट किया है आफ्टर रिटायरमेंट कि मुझे सोसाइटी में आउटरीच करना है, लोगों को ये बताना है कि नेशनल सिक्योरिटी होती क्या है, क्योंकि आमतौर पे नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कम ही बताया जाता है अंडर द श्राउड्स ऑफ सीक्रेसी एंड फ्यू पीपल प्लान एंड वर्क आउट ऑन सीक्रेसी, वर्क ऑन सिक्योरिटी। लेकिन क्योंकि मुझे ऑपरेशन सिंदूर पे बात करना है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आप कोई भी एक वीडियो देख लीजिए, आपको सब पता लग जाएगा, लेकिन उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उसकी वजह से हमें आगे क्या करना है, हमारी इंडिविजुअल जवाबदारी क्या है, जिम्मेदारी क्या है, ये भी हमें सबको समझना चाहिए। और अगली चीज़ जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से अनफोल्ड हो रहा है, किस तरह से आगे कार्रवाई होगी, ये भी हमें समझना जरूरी है। और ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि मौलाना आज़ाद कॉलेज और ज्ञान गैदमी फाउंडेशन इनके द्वारा ये एक इनिशिएटिव लिया गया, उसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा, वरना इस हॉल में तो मैं शायद कभी पहुँच ही नहीं पाता। और इसका ये एक निष्कर्ष निकलता है, एक मतलब निकलता है कि जब तक हम सब एक साथ होके विचार विमर्श सोच विचार न करें तो वहाँ पे कुछ सेगमेंट्स रह जाएंगे जो काम करते हैं, कुछ सेगमेंट्स रह जाएंगे जो इमेजिन करते हैं, और जो हम एक कंसेप्ट की बात करते हैं होल ऑफ नेशन, वो सिर्फ एक कंसेप्ट ही रह जाता है। अब जैसे बाकी भी दुनिया में देशों को आप देखिए, चाहे वो डेवलपमेंट हो चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, एक टर्म यूज किया जाता है सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन या सिविल मिलिट्री फ्यूजन, जिस तरह से भी उसको सीक्वेंसिंग आप कर लीजिए,
लेकिन जब तक ये दोनों महकमे आपस में बैठ के बात ना करें, जब तक एक दूसरे के बारे में दूसरे को जानकारी ना दें, तो इट इज लाइक टू पीपल, वेल इंटेंडेड पीपल इन टू डिफरेंट रूम्स इमेजिनिंग व्हाट इज टू बी डन। और ऐसे से तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हमें अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, विकसित बनाना है, और एक तरह से विजन हमको सबको मिली हुई है, और इस विजन के कारण भी बहुत कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। अगर एक राष्ट्र डिसाइड करता है कि हमें 2047 तक, जब हम 100 इयर्स कंप्लीट करेंगे, जैसे बोला गया पहले, सराफ मैडम द्वारा भी बताया गया कि what do we want to reach, आपके मैडम ने बोला what do we want to achieve by 2047। आप कहाँ पे है, ये सराफ मैडम ने बताया कि आपकी क्या हिस्ट्री है, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं। लेकिन जस्ट ऑन द लाइटर साइड, आपने जो लंबी लिस्ट बताई डिग्निटरीज में, उसमें मिलिट्री का कोई नहीं था। तो इसका एक साफ उदाहरण है कि कंपार्टमेंट्स हैं, कंपार्टमेंट्स को ब्रिज करना जरूरी है। आई एम श्योर माय नेम विल बी इंक्लूडेड एंड देयर विल बी मेनी मोर। Let me come to Operation Sindoor. I have 40 minutes, and in these 40 minutes, it's extremely difficult to cover what has been done, for which endless preparation has been done. So many people have been involved. Some things I can disclose, कुछ चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर किसी को ज़्यादा ही उसके बारे में उत्सुकता है तो अलग से अगर मिलेंगे तो बताऊंगा। अभी आप देखिए, जैसे ही भारत ने और भारतीय सरकार ने, भारतीय मीडिया ने, भारतीय एकेडमिशियंस ने, इंटेलेक्चुअल्स ने ये बोलना शुरू किया कि हमारा एक मिशन है, हमारा एक विजन है, और हम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, तो आप ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई अस्थिर हुआ, कहीं ना कहीं किसी को जलन हुई, कहीं ना कहीं किसी को लगा अरे ये हमारी जगह लेने वाले हैं। हमारी वो मंशा नहीं थी, ना आज है। हम अपनी जगह बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है हम दूसरे को पीछे खींचना चाहते हैं। देयर इज इनफ स्पेस ऑन टॉप फॉर एवरीवन। जियोपॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स जानते हैं व्हाट इज नोन एज अ बाइपोलर वर्ल्ड व्हिच वाज ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। व्हाट इज यूनिपोलर वर्ल्ड पोस्ट कोल्ड वॉर। And as we keep moving ahead, और जिस तरह से अभी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक फील्ड इज बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट, तो अगेन वी आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम अ यूनिपोलर वर्ल्ड टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो एग्जिस्टिंग दुनिया का दादा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो हिला हुआ है, क्योंकि कोई उसके डॉलर को चैलेंज कर रहा है, कोई डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहा है, कोई ऑल्टरनेट करेंसी की बात कर रहा है, कोई ब्रिक्स की करेंसी की बात कर रहा है, और कोई बात नहीं भी कर रहा है तो यूएसए इमेजिन कर रहा है। इस सब खेल में क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना और रशिया को उसी तरह से डील करेगा जिस तरह से ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका को कर सकता है? नहीं। तो उनकी कोशिश यही है, इन तीनों देशों को जो ब्रिक्स में चाइना और रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं इन अ रिविजनिस्ट एजेंडा, इन तीनों को आइसोलेट किया जाए, इन तीनों को इकोनॉमिकली पनिश किया जाए, और उस तरह से डिमोरलाइज करके इनको पीछे कर दिया जाए। और वहां पे स्पेशली पोस्ट कोविड जो हमारा ग्रोथ का ट्रैजेक्टरी है वो काफी एनकरेजिंग है। सेकेंडली, इंस्टीट्यूशन लाइक योर्स, इंस्टीट्यूशंस which are here for decades together, have created enough educated children who are now contributing to the overall growth of the country, because of which we are in a position to possibly come into the first 3 economies in the next couple of years. There is a long way to go. It is a long journey and it is a difficult journey.
बट जब तक आप ग्रीन नहीं करेंगे तो आप उस मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे? आपको ग्रीन करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ ग्रीन करने से भी नहीं होता है, यू हैव टू बी एक्शन ओरिएंटेड। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात, व्हाई डिड पहलगाम हैपन? पहलगाम शुड नॉट हैव हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस, बट इज इट द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड? नो, इट हैज बीन हैपनिंग periodically after every few years. कर्नल गिरधर कोले यहाँ पे हैं, मेरे कलीग हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, हम दोनों एक ही रेजिमेंट गढ़वाल राइफल्स के हैं। उनकी और मेरी जिंदगी आधी से ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में कटी है। हमने जितना समय, हम दोनों महाराष्ट्र के हैं, हमने जितना समय महाराष्ट्र में नहीं गुजारा उससे ज़्यादा समय कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में गुजारा है। तो वहाँ की लोगों की सोच क्या है, वहाँ के लोगों के बारे में जो सेंसिटिव कल्चरल सेंसिटिविटीज़ हैं वो हम सब जानते हैं, और ये सब जो हम जानते हैं उसके बेसिस पे हम जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे असेसमेंट बनाते हैं। ये मैंने क्यों बताया? अभी सभी बोलते हैं इंटेलिजेंस फेलियर, मतलब कुछ भी हो इंटेलिजेंस फेलियर। पहली बात तो इंटेलिजेंस का अर्थ ही लोगों को मालूम नहीं है। इंफॉर्मेशन इज नॉट इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंस। इफ 20 people give different sources of information, different kinds of information leading to the same goal, and these 20 sources and these 20 pieces of information when they are analyzed by professionals, तब वो इंटेलिजेंट बनता है। तो सिर्फ किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी और ये कहा कि मैंने तो इंफॉर्मेशन दी थी, ऐसे नहीं होता। तो पहली बात ये समझना है कि जब आप कोई मीडिया चैनल या न्यूज़पेपर को देखते हैं और जहाँ पे कोई बोलता है कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है, टेक इट एज अ जोक एंड लीव इट असाइड। सीरियसली उसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दीज पीपल मे बी डूइंग दिस for circulation of their publication or for TRP of their news channel। तो वो उनकी रोजी रोटी है, उनको कमाने दीजिए। अभी यहाँ पे कैसे हुआ? What is the sequence of events and how do we look at, जब हम बोलते हैं पड़ोसी देश, पड़ोसी अच्छा भी पड़ोसी हो सकता है या बुरा पड़ोसी भी हो सकता है। जो हमारे साथ मिल के काम करे, जो हमारी सोच से तालमेल रखे, जो हमारा अच्छा सोचे, वो अच्छा पड़ोसी। लेकिन जो पड़ोसी तो है, लेकिन हर चीज में आपके लिए खड्डे खोदता है या कांटे बिछाता है, और उसको क्या पड़ोसी कहें? लेकिन आप अपने पड़ोसी का चुनाव नहीं कर सकते। जहां आपकी ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी चेंज नहीं होगी, और आपका पड़ोसी अगर आपको चैन से नहीं रहने देता तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे हिस्ट्री चेंज हो, और ऑपरेशन सिंधु वही था। आपने ऐसी एक्टिविटी की कि जो आपके पड़ोसी ज्योग्राफिकली आपका पड़ोसी है उसको ये सबक सिखाया जाए। ये पहला नहीं था, इसके पहले भी हुए हैं, लेकिन आमतौर पे इंडिया कभी अग्रेसर नहीं रहा है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पीछे नहीं ले जाता मैं, लेकिन अगर आप देखिए 47-48 में क्या हुआ कश्मीर में, हम उन लोगों के बीच में उठे हैं, बैठे हैं जहाँ पे आज भी दादी नानी जिंदा है, वो आपको बताती हैं कि उनके साथ में क्या कृत्य हुए, क्या उनके साथ में गलत काम हुए। सुन के आपको जैसे आंसू आता है। 47-48 के बहुत बुजुर्ग हो गए, वो बाकी सब चीज भूल गए, पर ये अभी भी उनको याद है, खास तौर पे बारामूला। उसके बाद 1962 में जिस तरह से भारत की हार हुई, और मैं यहाँ बोलता हूँ भारत की हार हुई, मैं भारतीय सेना की नहीं बोलता हूँ, क्योंकि लड़ाई देश लड़ते हैं, सेनाएं मात्र उसको एक्शन देते हैं। जब देश डिसाइड करता है कि हमने लड़ाई लड़नी है, तो उसके बाद उस हिसाब से सेनाएं वहाँ पे अपना प्लान एक्शन में लाती। लेकिन 62 में एक बहुत ही शर्मनाक हार हुई, हम आज भी उसको याद रखते हैं, क्योंकि हार से ही आप लोग सीखते हैं।
उसके बाद इमीडिएटली फील्ड मार्शल अयूब खान ने सोचा कि अभी इंडिया कमजोर है मिलिटरली क्योंकि हारा है, और पॉलिटिकली कमजोर है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया था, और लाल बहादुर शास्त्री को वो समझते थे ये तो 5 फुट का आदमी है, इसको तो ऐसे ही दबा लेंगे। और ये सोच आमतौर पे पाकिस्तानी मिलिट्री में होती है कि अगर वो मेरे से हाइट में कम है तो डेफिनेटली कमजोरी होगी। नॉट रियलाइजिंग दैट लाल बहादुर शास्त्री वाज अ मैन ऑफ स्टील, और डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैड tremendous food deficiencies, but he brought that Jai Jawan Jai Kisan, and we fought. We won a number of interesting places like Hajipir Pass, but we had to give it away because in the negotiation a lot of pressure, बहुत pressure generate किया गया by the super powers. आप हर बार देखिएगा कहीं पे आपके ऊपर जब प्रेशर आता है तो इसका अर्थ क्या है? You have to become strong. There is no other option but to become strong. In this world, there is no place for weak people. और ये फिर उसके बाद 67 में थोड़ा बहुत हमारा चाइना के साथ दोबारा हुआ, जिसमें चाइना को हमने सबक सिखाया कि हिस्ट्री में आपको कोई नहीं पढ़ा था। 1971 की लड़ाई हुई जिसमें बांग्लादेश क्रिएट हुआ, 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर उनको हमने लौटाए। उन्होंने हमें हमारे अभी तक 54 प्रिजनर्स ऑफ वॉर नहीं लौटाए। व्हाई डिड आई से दिस? आपको पड़ोसी की सोच अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, अपना जो शत्रु है उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए। मिलिट्री में हम कोई भी प्लान बनाते हैं तो उससे सबसे पहले 2 कॉलम होते हैं, खबर अपने बारे में और खबर दुश्मन के बारे में। पूरा उसमें हम लिखते हैं कि मेरी क्या कमी है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और सामने वाला जो भी दुश्मन है उसकी मजबूती क्या है, कमजोरी क्या है, फॉल्ट लाइंस क्या है। अगली चीज, क्या आप अकेले एक दुश्मन से लड़ रहे हैं या उसके पीछे और भी कई ताकतें हैं? आपको ये पहचानना जरूरी कि आपके दुश्मन कौन है। ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग खुलासा हुआ, आपके असली दोस्त और आपके असली दुश्मन देश के बाहर और देश के अंदर। कई बार ये बोला जाता है कि सर ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ, तो ये एक भ्रम आपका मैं तोड़ना चाहता हूँ। दुनिया में ऐसी दोस्ती नहीं होती जिस तरह से आप साथ में बैठे हैं दोस्त। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये दोस्ती नहीं चलती। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक्स चलता है, कॉमर्स चलता है। अगर हमने आज बोला कि हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और हम बाहर से कोई भी हथियार, गोला बारूद, टैंक, एयरक्राफ्ट, सबमरीन, शिप्स हम नहीं खरीदेंगे, हम यहाँ बनाएंगे, तो जो आपको बेच रहे थे वो अब आपके दोस्त रहे क्या? क्योंकि आप खरीदना नहीं चाहते। लेकिन आपका पड़ोसी सबसे खरीदना चाहता है, या खरीद नहीं भी लेगा तो लोन तो लेना चाहता है, और जो लोन देगा वो डेफिनेटली उसके साथ खड़ा होगा। किस तरह से? अमेरिका उनको F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट बेचना चाहता है। F-16 ऑलरेडी उनके पास है। F-18 उनको बेचना चाहता है। F-22 नहीं बेचना चाहता क्योंकि F-22 लेटेस्ट है, अमेरिका अपने लिए रखना चाहता है। कभी भी दूसरे देश को बेस्ट हथियार नहीं बेचा जाता, और कभी भी ऐसे देश को हथियार नहीं बेचा जाता वो जो आपके अगेंस्ट ही यूज कर ले, या आपके दुश्मन को वो दे दे ताकि उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग हो सके। चाइना उनको 85% ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री इन्वेंट्री इज फ्रॉम चाइना, तो चाइना उनके साथ क्यों नहीं खड़ा होगा? खड़ा होगा। जितने ड्रोन्स हैं, मैक्सिमम ड्रोन्स टर्की ने उनको दिए हैं, तो टर्की उनके साथ क्यों नहीं खड़ा होगा? खड़ा होगा, 100% खड़ा होगा। अजरबैजान उनके साथ इसलिए खड़ा होगा क्योंकि पाकिस्तान अजरबैजान का सपोर्ट आर्मेनिया के खिलाफ करता है। ये प्रैक्टिकल दुनिया की इक्वेशन है, जिसको समझना जरूरी है, और अपने दिमाग से इनोसेंस निकाल के जियोपॉलिटिक्स को देखना चाहिए। पहला आपको मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्लियर किया, जो सवाल बार बार लोग पूछते हैं। अगर पहलगाम में मान लीजिए टेररिस्ट घुसे अंदर, उन्होंने
टूरिस्ट को मारा, तो मेरे हिसाब से तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन है। लेकिन इसके बारे में दुनिया में कोई बात नहीं कर रहा है, ना हमारी मीडिया बात कर रही है कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन है और इसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। वहाँ पे उस टूरिस्ट की जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड नहीं थी। इस बात को समझ लीजिए क्यों। 2019 जब आर्टिकल 370 निकाला गया, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर became a popular destination for tourists. 2.5 crore tourists landed there, and gradually the civil administration started saying, in a place where we are getting international and national tourists in this magnitude, the presence of uniformed forces is not good. तो ये डिसीजन लिया गया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू एंड कश्मीर, कि जहां मिलिट्री है वहां पे सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को डिप्लॉय किया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी, इनके स्टैंडर्ड में देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस। आई एम नॉट सेइंग somebody is inferior or somebody is superior, but the quality of training, the quality of experience, एक फर्क हर समय रहेगा। जहाँ पे हमारी 3rd बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स की एक कंपनी डिप्लॉयड थी, उसको पीछे खींचा गया विद एन अंडरस्टैंडिंग दैट सीआरपीएफ विल गेट डिप्लॉयड देयर। ऐसा नहीं हुआ और फिर जो नतीजा हुआ आपने सबने देखा। इंटेलिजेंस के लिए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, टेक्निकल इंटेलिजेंस था, सीआईडी उनके पास है, सीआरपीएफ का खुद का इंटेलिजेंस विंग है। कोई ना कोई कहीं कमी रही, एंड मुझे पूरा यकीन है कि उसके ऊपर प्रॉपर अभी एक्टिविटी चल रही है और जो भी होगा इट इज बेसिकली टू एंश्योर कि दोबारा ना हो। अभी अगली चीज आती है कि इसके बाद क्या करना चाहिए। क्या रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए जो 26/11 में मुंबई में हुआ, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया? क्या ऐसा रिस्पॉन्स होना चाहिए या कोई दूसरा रिस्पॉन्स होना चाहिए जिससे, और हमारा सबका ये मानना है और मानना था कि जो हमारी 26 फैमिलीज के ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट किया गया, दिस पेन हैज टू बी ट्रांसफर्ड ऑन टू द अदर साइड। इसकी प्लानिंग की गई। आपको याद होगा 2015 25 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी अफगानिस्तान की यात्रा पर थे। वापसी में लौटते हुए नवाज शरीफ के फैमिली फंक्शन में अटेंड करके वापस आए, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 25 दिसंबर 2015, 29 दिसंबर 2015 को टेररिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और 1 जनवरी 2016 को हमारा पठानकोट का एयरबेस अटैक हुआ। आपको सबको याद, हमने उनके आईएसआई को इनवाइट किया कि आप आके देखिए कौन सा आपका तंजीम है जिसने ये किया है, और आपको जो एक्शन लेना है लीजिए, ये आपका मसला है क्योंकि आपके साइड में हुआ है। वहां से लोग आए हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उरी में हमारा एक मिलिट्री कैंप है, उस पर अटैक हुआ। नाउ द डिसीजन वॉज ये नहीं चलेगा। 7 लॉन्च पैड्स पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, प्योरली टेररिस्ट लॉन्च पैड पे। एक भी सिविलियन को चोट तक नहीं आई, लेकिन टेररिस्ट को डेफिनेटली एलिमिनेट किया गया। इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन मिलिट्री का उद्देश्य बड़ा क्लियर था। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मिलिट्री में देयर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर, उसके बेसिस पे हम काम करते हैं। उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, और यही प्रिंसिपल हमने सर्जिकल स्ट्राइक में भी यूज किया, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी किया और ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज किया। मैंने अगर एक बार एम किया है, मैंने चूज किया है कि मेरा पॉलिटिकल और मिलिट्री एम क्या है, टेररिस्ट के अगेंस्ट है, सिविलियंस के अगेंस्ट नहीं, तो मुझे ऐसी पूरी एक्टिविटी करनी चाहिए कि टेररिस्ट को उसका पनिशमेंट मिले और सिविलियंस को उससे चोट ना पहुंचे। क्योंकि जब हमारे यहाँ पे सिविलियंस को चोट पहुंचती तो हमें बहुत दुख होता है, चाहे वो इस पार है या उस पार है, सिविलियन सिविलियन।
उसका इस खेल से कोई लेना देना नहीं। ये हमें लगा कि सर्जिकल स्ट्राइक से ठीक होगा, उस बात को क्या उसका इफेक्ट हुआ होगा पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे एक बड़ी गलत चीज हुई जिससे हम लोगों को आर्म फोर्सेस में बड़ा दुख हुआ। हमारी मीडिया और हमारे पॉलिटिशियंस हमको एविडेंस मांगने लगे। अगर किसी देश की मिलिट्री को एविडेंस मांगा जाएगा तो हमने पहले ये सोचना है हम लड़ाई लड़ें या एविडेंस इकट्ठा करें। लड़ाई लड़ना इतना सिंपल नहीं है, आपकी जान खतरे में रहती है, आप उस समय एविडेंस इकट्ठा करेंगे, ये बिल्कुल बचकानी और बेवकूफ़ी वाली बात है। लेकिन हमने फिर भी सोचा चलो ठीक है। 2019 में पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के जवानों को एक सुसाइड बॉम्बर ने कॉन्वॉय में उड़ाया। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया। खैबर पख्तूनख्वा में एक मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप है एट अ प्लेस कॉल्ड जब्बार टॉप, बट क्लोजेस्ट टू विलेज नोन एज बालाकोट, तो इसलिए उसको बालाकोट कहते हैं। वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय किया यूजिंग रॉकेट्स। अगेन वी वर आस्क्ड द सेम थिंग, वेयर इज द एविडेंस? मोस्ट शेमफुल वे ऑफ डीलिंग विद योर मिलिट्री। मैं मिलिट्री वाला हूँ, मुझे चिकनी चुपड़ी बात करना नहीं आती है, मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। जिसको अच्छा लगे यू कैन डाइजेस्ट, जिसको अच्छा ना लगे यू कैन कीप इट। लेकिन जब ये पहलगाम वाली इंसिडेंट हुई तो इस बार थोड़ा सा हमें ये लगा कि ये लोग बार बार जो हमें एविडेंस मांगते हैं इनको एविडेंस देना चाहिए। और इस बार हमने टेक्नोलॉजी को यूज किया, थोड़ी अकलमंदी यूज की। अगर हम अपने सैटेलाइट की इमेजरी दिखाएंगे तो हमको ये फिर बोलेंगे कि आपकी खुद की सैटेलाइट इमेजरी डॉक्टर है। इसलिए हमने पैसे देके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी की फर्म है जिसका नाम है मैक्सार, MACSAR, उसकी हाई रेजोल्यूशन इमेजरी ली। और जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन तीनों सर्विसेज के जब वो ब्रीफ कर रहे थे मीडिया को तो उन्होंने वो इमेजरी दिखाई। उसमें उन्होंने दिखाया कि बुलारी में, बुलारी एयरफील्ड के ऊपर कैसा एक हैंगर, आधा हैंगर उड़ा दिया गया है जिसके अंदर एयरक्राफ्ट हैं वो डैमेज हो गए हैं। उसके अंदर F-16 थे, उसके अंदर एक एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल बड़ा जहाज अमेरिकी का C-130 पे वो भी डैमेज हुआ। उसके अलावा 9 टेररिस्ट इंस्टॉलेशन वर डिस्ट्रॉयड, देयर बिल्डिंग वर डिस्ट्रॉयड यूजिंग स्कैल्प मिसाइल। 11 एयरफील्ड्स वर डैमेज्ड जहाँ पे रडार स्टेशन थे, जहाँ पे उनके कमांड एंड कंट्रोल, 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स थे। रावलपिंडी के पास वहाँ का एयरफील्ड डिस्ट्रॉय किया। नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्कर्दू एयरफील्ड है, उसको भी डैमेज किया गया। और अभी थोड़ी देर पहले आपने चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात सुनी होगी, उन्होंने खुद बताया कितने पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं, कितने मिसाइल बेसेस डिस्ट्रॉय हुए हैं। और ये सब हमारे पास एविडेंस के तौर पर है। और ये एविडेंस हमने प्रैक्टिकली पूरी दुनिया को दिखाया। और जिस तरह से डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को उनकी तरफ से कॉल आया, उनके DGMO का कॉल आया कि आप अपनी ऑपरेशंस को रोक दीजिए, और उसके बाद हमने ऑपरेशन रोके। एंड वी वर इन फॉर अ शॉक बिकॉज समबडी सेड ही हैड मीडिएटेड एंड फॉर अस इट वाज न्यूज़। हमने बोला ये कौन है? देन वी रियलाइज कि जब 2 लोग झगड़ते हैं तो तीसरा क्रेडिट लेता है, तो ये तो हमारे समाज में हमने हमेशा देखा है, तो हमारे लिए वो ज़्यादा बड़ा शॉक भी नहीं था। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। बट ये भी एक आपके पड़ोसी की कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी आपको देखने में मज़ा भी आता है, कभी कभी हैरानी भी होती है कि अगर हारा हुआ आदमी फील्ड मार्शल बन जाए और खुद ही को प्रमोशन दे दे, क्योंकि वहाँ पे आर्मी ही देश चलाती है। तो जो देश चलाता है वो बोलता है मैं जीत गया, मुझे फील्ड मार्शल बना दो। ही इज द सेकंड फील्ड मार्शल इन पाकिस्तान। अभी आज की कंडीशन क्या है? क्या ऑपरेशन सिंदूर में हमने कुछ ऐसे टारगेट्स
टच किए, डिस्ट्रॉय किए, जिससे नॉट ओनली पाकिस्तान बट कोई और देश जिन्होंने वहाँ कुछ स्टोर कर रखा था उनको तकलीफ हो गई। क्या ऐसे हुआ कि अभी उनको लगने लगा कि इनकी जो मिसाइल की पावर है, इट इज वेरी एक्यूरेट, इट इज वेरी लीथल एंड इट इज वेरी डेंजरस, तो इनको रोकना जरूरी है। अगली चीज, आत्मनिर्भरता में हमने जब कुछ अपने वेपन सिस्टम यूज किए, कुछ हमने फॉरेन के यूज किए, कुछ हमने अपने यूज किए। जैसे एयर डिफेंस में हमने S-400 यूज किया जो कि रशिया का है। आपको बता दूं कि करीब 10 साल पहले यूएसए ने हमें बोला था कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम लेना चाहिए। उस समय मैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में था और ये पूरा मैंने एनालाइज किया था और मैंने पाया था कि यूनाइटेड स्टेट्स का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से कमजोर है और हमने क्लियरली बताया था कि ये हमें यूएसए का सिस्टम नहीं लेना चाहिए और ये प्रूव भी हुआ, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास S-400 नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स का एयर डिफेंस सिस्टम था और वहाँ पे हुतीज और ईरानियंस ने अरामको नाम की जो सऊदी अरेबिया की ऑयल इंडस्ट्री उसको डैमेज किया यूजिंग ड्रोन्स एंड यूजिंग मिसाइल्स। तो ये तो प्रूवन फैक्ट है। तो हम अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए हमने S-400 लिया। कोई हमें कोई चीज़ फ्री में नहीं देता, हमें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी अभी इतनी मजबूत है कि हम उतना अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ एक मिसाइल हमारी थी। कुछ साल पहले हमने ये महसूस किया कि हर बार जब हम कोई वेपन सिस्टम किसी से लेते हैं तो वो एक कमर्शियल मॉडल हमको ऑफर करते हैं कि आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे लीजिए, 10 साल तक हम आपके साथ बैठ के इसको बनाएंगे, 11वें साल में ये आपका हो जाएगा। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि वो 10 साल कभी खत्म ही नहीं होता। वो चलाते रहते हैं उसको कि नहीं अभी और आपको सिखाना है, अभी और आप 10 साल का 15 साल हो जाता है, 15 साल का 20 साल हो जाता है, वो टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाती है। उसके बाद बोलते हैं कि नया वाला ले लीजिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमने एक नया मॉडल ढूंढा जिसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। कहने का मतलब यह है कि जिस कंपनी के पास बाहर टेक्नोलॉजी, उसको हम इनवाइट करते हैं, उसको बोलते हैं कि हम दोनों मिलके एक कंपनी बनाएंगे, जॉइंट कंपनी बनाएंगे, 51% हमारा होगा, 49% आपका होगा। इसमें कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है। ये कंप्लीट इस कंपनी जो इंडियन कंपनी है उसकी टेक्नोलॉजी होगा, बनेगा भी इंडिया में, बिकेगा इंडिया में भी और बाहर के, और उसका ओनरशिप इस कंपनी का होगा, उस देश का नहीं होगा। प्रॉफिट लॉस उसी परसेंटेज में शेयर होगा। और इसका पहला बेस्ट एग्जांपल आया ब्रह्मोस मिसाइल। रशिया के साथ मिलके हमारी इंडियन कंपनी ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया और उसका इफेक्ट आपने देख लिया। और अभी एनहांस्ड वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल का ये कंपनी दोबारा बना रही है और ये बनाते रहेंगे। दे विल कीप मेकिंग बेटर वर्जन बिकॉज दिस इज नाउ एन इंडियन कंपनी। सेकेंड मॉडल, ब्रह्मोस मिसाइल तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन लोएस्ट टेक्नोलॉजी होती है एक राइफल में। तो लोएस्ट टेक्नोलॉजी में राइफल स्पेशली जो जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में यूज होती है, AK-47, AK-56, AK-72, उसका जो लेटेस्ट वर्जन रशिया के पास था वो था AK-203। और हमने रशिया के साथ बात करके एक जॉइंट वेंचर इंडिया में बनाया। अमेठी नाम की जगह है, उसके पास कोरबा नाम की जगह जहाँ पे फैक्ट्री बनाई गई, वो भी एक कंपनी है, इंडो रशियन राइफल लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। अभी ये कंपनी, इसके अंदर 3 डायरेक्टर्स रशिया के हैं, 3 डायरेक्टर्स इंडिया के हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, और एक जो CEO हैं वो इंडियन मिलिट्री के मेजर जनरल है। तो AK-203 इंडिया में बन रही है। तो ये दोनों हो गई जो कि रशिया के साथ। अभी फ्रांस के साथ हमने एक एयरबस कंपनी के साथ मिलके और टाटा ने उसके साथ जॉइंट वेंचर बनाया जिसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वडोदरा के पास बन रहा है। कहने का मतलब आपको ये है कि जितने आप इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ें इंडिया में बना सकते हैं आपको बनाना है। बस ये प्रॉब्लम हो गया वेस्ट को, अरे ये तो अब हमसे खरीदेंगे नहीं। और ये
सिर्फ खरीदेंगे नहीं, ये उन लोगों को भी बेचेंगे जिनको हम बेच रहे हैं। तो ये खुद का मार्केट भी डिप्राइव कर रहे हैं हमको और दूसरे का मार्केट भी ले जा रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है। अगली चीज, इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज बीन बैलेंसिंग, इसको हम पहले नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते थे, अब इसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, कि हम बांग्लादेश से भी बात करेंगे, हम म्यांमार से भी बात करेंगे, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं लेकिन हम दोनों से बात करेंगे। हम यूएसए से भी बात करेंगे, हम चाइना से भी करेंगे, हम रशिया से भी करेंगे। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कुछ देशों को पसंद नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती है कि भले ही वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हो, लेकिन उनका रिकॉर्ड है, जितने जो रेजिम चेंजेस हैं, मतलब तख्ता पलटना, ये उनका शौक है। किसी भी देश में वो देखते हैं कि अच्छा सब चल रहा है तो वहाँ तख्ता पलट करना है और वहाँ पे एक कठपुतली सरकार लगाना है और उसके बाद उनका कहना ये देश सुनेगा। इराक में देखिए ऐसा ही हुआ, बाकी श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ है, मालदीव में भी इसी तरह से हुआ है। जो भी देश मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद जाके रिसर्च करिए, आपको ये सब मिलेगा। ये हमें मंजूर नहीं है। तो अभी जो ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, ट्रेड टॉक्स में जो टैरिफ की बात है, ये भी इसी तरह से है कि आप अपना मार्केट हमारे सामान के लिए खोलिए और अगर आप नहीं खोलते हैं तो आपके ऊपर पनिशमेंट लगाया जाएगा। उसको भी इंडिया मानती है, ठीक है आपको जितना टैरिफ लगाना है लगा लीजिए। हमारे इंडिया में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, हमारा मार्केट देश के अंदर ही है। बाहर से जो इंपोर्टेड होता है वो लग्जरी गुड्स होता है, वी कैन डू विदाउट लग्जरी गुड्स एंड इफ वी कांट डू विदाउट लग्जरी गुड्स, द वन हु स्टिल वांट्स टू पे कैन पे। ये कुछ हमारे ऐसे डिसीजंस हैं जो हम क्लियरली ले रहे हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को फेवर्ड ट्रीटमेंट मिल रही है, बट इसमें कोई खास हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी कोई देश आपसे मदद लेगा उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी भी होनी चाहिए। चाइना ने $62 बिलियन पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इन्वेस्ट किया, उसमें से आज तक चाइना को $1 भी नहीं मिला है। मतलब इट इज लाइक sunken, I can't even call it capital, sunken amount। वहाँ पे उन्होंने पावर प्लांट बनाए जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर लोगों को बहुत महंगी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। आप कभी यूट्यूब देखिए पाकिस्तान में, आपको पता लगेगा, वो बोलते हैं कि अरे इंडिया में तो सस्ती इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ फ्री भी है और हम इतना पैसा दे रहे हैं। कार्स की कीमतें वहाँ की और अपनी कंपेयर कीजिए, आपको पता लगेगा कि कितना इकोनॉमी में बुरा हाल है। तो इसमें अगर पाकिस्तान को कोई मदद करना चाहेगा तो वो IMF से, वर्ल्ड बैंक से, सऊदी अरेबिया से, चाइना से उनको ग्रांट चाहिए, लोन चाहिए और वो एक जगह से लेते हैं और दूसरे को देते हैं वापस, ऐसे ही चल रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर का आगे क्या होगा, ये पॉइंट सबके दिमाग में आता है, या उससे पहले एक और मैं कवर कर देता हूँ। सभी को दिल में एक सवाल आता है कि जब हम जीत रहे थे तो हमने लड़ाई बंद क्यों की। मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, मैंने क्या बोला था, जब भी प्लानिंग की जाती है तो एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है जिसको कहते हैं सिलेक्शन ऑफ एम एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। हमारा एम क्या था, टेररिस्ट को मारना, तीनों बार टेररिस्ट को मारना हमारा नेशनल एम था। लेकिन जिस तरह से उसने रिस्पॉन्ड किया, हमने जब पहली रात को 6 और 7 मई की रात को टेररिस्ट इंस्टॉलेशन पे हमने अटैक किया, उसका रिस्पांस ये था कि ड्रोन्स और मिसाइल हमारे सिविलियन एरिया के ऊपर आए। राजौरी, पुंछ, जम्मू, अमृतसर, बाड़मेर, इन जगहों पे रिलीजियस प्लेसेस पे भी अटैक हुआ। इनफैक्ट राजौरी में एक असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मारा गया। अब उसका लड़ाई से क्या लेना देना है, उसको क्यों टारगेट कर रहे हैं आप में दम है तो मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट कीजिए। लेकिन जब इस तरह से कार्रवाई हुई तो फिर प्लान ये किया गया कि इनके वो एयर बेसेस टारगेट किए जाएं जहां से ड्रोन और मिसाइल फायर की जा रही है, और उसके अलावा उनके एयरक्राफ्ट को एयरबोर्न ही नहीं होने देना है।
इसलिए फिर उनके मिसाइल वाले बेसिस पे, और इसके बाद एक और प्लानिंग प्रोसेस में एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं एस्केलेशन लैडर। जैसे सीढ़ी होती है, एक टाइम पे हम एक स्टेप क्रॉस करते हैं और वो स्टेप हम क्रॉस करके जो हमारा एनिमी है उससे पूछते हैं लड़ाई बंद करना है या चलाना है। अगर वो बोले बस हो गया, हम छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि हमारी ऐसी कोई लड़ाई नहीं है कि बिल्कुल हर एक आदमी को खत्म किया जाए। सबक सिखाना है, सिखा दिया, उसके बाद से होके ऑनरेबल एग्जिट, अभी अपने आप को रेक्टिफाई कर दो। तो उस एस्केलेशन लैडर में हर एक स्टेज पे दोनों डीजीएमओ बात करते थे, लेकिन हमने ये देखा कि उनका डीजीएमओ हमेशा ही झूठ का सहारा लेता है कि नहीं अभी हम कुछ नहीं करेंगे, एंड इमीडिएटली यू रियलाइज कि उन्होंने सिविलियन टारगेट्स को उस पर फायरिंग की। अब लोग कहते हैं कि सर जब हम इतना जीत गए थे तो हमें पीओके ले लेना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम मिलिट्री में मैंने 40 साल बिताए हैं। ये पीओके ये कोई बच्चे का झुंझुना नहीं है कि ऐसा किया और मिल गया। उसके लिए बहुत सारे ट्रूप्स चाहिए, उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन चाहिए, उसके लिए अम्बिशन चाहिए, उसके लिए वेपन सिस्टम चाहिए, और टाइम लगता है और वेदर के हिसाब से होता है। 1971 में याद कीजिए कब शुरू हुआ, दिसंबर। उससे पहले क्या होता है, वेदर इज नॉट कंड्यूसिव फॉर ग्राउंड ऑपरेशंस। तो इसलिए जो लोग बोलते हैं कि हमें रुकना नहीं चाहिए था, आई कैन ओनली विश देम हैप्पीनेस बिकॉज दे आर नॉट इन रियलिटी बट दे आर इन इमेजिनेशन। जो जिसका काम है उसको आता है, उसको करने दीजिए। किसी के मीडिया बिजनेस में मिलिट्री वाले इंटरफेयर नहीं करते, किसी के पॉलिटिक्स में मिलिट्री वाले इंटरफेयर नहीं करते, तो मिलिट्री में भी मत कीजिए, हमें अपना काम करना है। अगली चीज, जब मैं मीडिया पे बात कर रहा हूँ तो मैं मीडिया के बारे में एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। मीडिया इज अ प्रोजेक्शन ऑफ योर नेशन एंड मीडिया इंश्योर्स प्रोजेक्शन ऑफ योर नेशन। ये दोनों चीज सेम है। जब आपके मीडिया पे सेंसेशनल लेकिन गलत खबर आना शुरू होती है तो नेशनल क्रेडिबिलिटी इज डैमेज। कारगिल के टाइम पे जिस तरह से मीडिया ने काम किया, हमारे अच्छे अच्छे ऑफिसर्स उसमें मारे गए बिकॉज गलत समय पे गलत जगह पे कैमरा। 26/11 जिस तरह से मेजर संदीप उन्नीकृष्णन मारे गए, वो भी मीडिया की देन थी। इस बार फिर वही शुरू हुआ। होम मिनिस्ट्री को एक डिक्लेरेशन देना पड़ा, एक एडवाइजरी देनी पड़ी कि जहां लाइव ऑपरेशन शुरू हैं वहां पे आप कोई कवरेज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आए, इन्होंने फिर भी वही किया। और उसके बाद जितनी लड़ाई हम शायद आगे नहीं लड़ रहे थे, उससे ज्यादा लड़ाई स्टूडियो में हुई। किसी ने बोला लाहौर पे कब्जा हो गया, किसी ने बोला कराची डिस्ट्रॉय हो गया, किसी ने बोला पीओके ही हमने पकड़ लिया, किसी ने बोला प्रेसिडेंट जाके कहीं छुप गया, किसी ने बोला पाकिस्तान आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया। ये सब बेवकूफी है और इसकी वजह से इंडिया की इमेज खराब हुई है। मैंने जब शुरू में आपको बोला होल ऑफ नेशन, ये पॉइंट मेरा है। होल ऑफ नेशन में अगर आप देश की मदद नहीं कर सकते तो देश का नुकसान तो मत कीजिए। हर एक सिटीजन को देश की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो नई टाइप की वॉरफेयर है, नई टाइप के वॉरफेयर और खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर में भी हुआ है, साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हुए हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन किस तरह से डिस्टॉर्ट हुई, जैसी हमारी मीडिया वैसे ही पाकिस्तान की मीडिया, जैसा हमारा सोशल मीडिया वैसे ही वहाँ का भी सोशल मीडिया। मैंने एक सोशल मीडिया पे पाकिस्तान का एक क्लेम सुना कि दिल्ली की 80% पावर ग्रिड डैमेज है और ऑफ हो गई। मैं दिल्ली में ही था, तो मैं भी तो उस 80% में कहीं तो आना चाहिए ना। मुझे तो कभी ये महसूस नहीं हुआ कि कहीं पे कुछ नुकसान हुआ है। तो जिस तरह से असली लड़ाई चलती है उस तरह से इंफॉर्मेशन स्पेस, ये एक नया बैटल स्पेस है। इंफॉर्मेशन स्पेस, साइबर स्पेस, इस पे झूठ की लड़ाई चलती है। तो इस पे ज्यादा आप लोगों को एडिक्ट नहीं होना चाहिए। आपको अगर कोई, अब सभी के जेब में या पर्स में मोबाइल है, 6 इंच का घातक हथियार आप लोग कैरी कर रहे हैं।
आप लोगों के माइंड को वो 6 इंच का हथियार टारगेट करता है। आपको क्या करना है, इसमें कोई ज़्यादा, इसके लिए कोई कोचिंग क्लासेस नहीं है और इसके लिए कोई यहाँ पे आपकी फैकल्टी में भी कुछ नहीं है। एक सिंपल सी चीज़ है और 3 स्टेप्स हैं उसमें। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में 3 स्टेप्स हैं। अगर कोई खबर बहुत अच्छी है देश के लिए, समाज के लिए, उसको आगे पास की अनकंडीशनल, उसको आगे ले जाएगा। एक चीज बहुत खराब है तो यहाँ पे वो अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति फास्टेस्ट फिंगर मत बनिए कि मैं जल्दी से सबको दे दूँ ताकि मेरी प्रेस्टीज ऊंची हो जाए, उससे बहुत नुकसान होता है। और तीसरी चीज जो आपको करनी है, आप देखिए आपस में, आप फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके अंकल हैं, आंटी हैं, सब हैं, टीचर्स हैं। हमारे यहाँ एक सिस्टम बहुत अच्छा है सोसाइटी में, किसी न किसी से आप पूछ सकते हैं, पूछिए। पूछने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि ये मैसेज आया है, ये अच्छा है या बुरा है। लोग आपको बताएंगे कि ये बुरा है, तुम्हें समझ नहीं है, इसको रहने दो। लेकिन जब आप इसको सर्कुलेट करते हैं तो यू आर एज मच अ पार्ट इन दैट क्राइम एज द पर्सन हु सेंडिंग इट टू यू। तो इससे दूर रहना चाहिए। अगली चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर है उसमें सिर्फ मिलिट्री वॉर नहीं है, जिसको हम कॉन्टैक्ट वॉर या काइनेटिक वॉरफेयर कहते हैं। आजकल नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में साइबर है जो चलता रहता है, वो बंद नहीं होता है, वो डिक्लेयर भी नहीं होता है, और उसमें बहुत पावर है, बहुत पोटेंसी है। 2007 में एस्टोनिया नाम का एक देश है, 7 दिन तक उनके एटीएम जैम हो गए, उनका पावर सिस्टम जैम हो गया, उनका ट्रांसपोर्टेशन जैम हो गया। 7 दिन में वो देश हेल्पलेस हो गया। और 7 दिन के बाद जो भी जिन्होंने ये जैम किया था, उनकी जो भी मांगे थी इन्होंने पूरी की। आज तक कोई भी किसी ने भी ओनरशिप नहीं ली कि हमने ये किया था। साइबर वॉरफेयर इज अ कंटिन्यूअस वॉरफेयर विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर which is deniable and non-attributable. So this is the preferred form of warfare today. आपके मोबाइल से, आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप से आपका डेटा चोरी होता है और वो डेटा बाद में हमारे अगेंस्ट यूज होता है। तो इसलिए उससे भी आपको केयरफुल रहना है कि हमारा डेटा कहीं नहीं जाए। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कुछ हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फर्म भी अटैक हुई। उनका साइबर रेजिलियंस, उनका साइबर डिफेंस काफी अच्छी तरह से अभी इम्प्रूव हो रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑनगोइंग। अभी नेक्स्ट सवाल आता है और मेरा ये लास्ट पार्ट होगा जो मैं आपको बताऊंगा। हमने बोला इंडस वाटर ट्रीटी हम सस्पेंड कर रहे हैं, ये नॉन काइनेटिक या नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का हिस्सा है। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी दोनों देशों के बीच में हुई और उसमें वर्ल्ड बैंक ने मीडिएशन किया था क्योंकि लोन वो दे रहे थे। उसमें हमने महसूस किया कि 6 रिवर में से 3 रिवर हमारी और 3 रिवर उनकी, लेकिन इनिशियली 80% ऑफ द वाटर वाज टू गो टू पाकिस्तान, 20% वाज टू कम टू अस, व्हिच गॉट नेगोशिएटेड 70-30 पे आ गया। पॉपुलेशन किसके पास ज़्यादा है, पानी किसको ज़्यादा चाहिए, लेकिन हम ओवर जेनरस हुए, जिसका नेट आउटपुट ये हुआ कि पंजाब और हरियाणा की पॉपुलेशन आपस में बढ़ती है। राजस्थान में फसलों के लिए पानी कम पड़ता है। हमारा जो पानी है, जो हमारा वो 20 या 30% का भी पानी है वो भी एस्केप होता है। तो 2016 में उरी के बाद हमने वो पहले अपना लीकेज बंद करना शुरू किया, फिर उसके बाद हमने पूरा स्टडी किया और हमने महसूस किया ये वन साइडेड ट्रीटी है, वी नीड टू रीनेगोशिएट। तो उसकी वजह से हमने जो स्टडी 2016 से 2019 में की, ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम उसको अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन सडनली मोदी जी उठे और उनको सपना आया कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दें, ऐसा नहीं होता। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इमोशंस कम होती हैं और रियल रिसर्च ज़्यादा होता है, और रियल रिसर्च करने वाले स्पेशलिस्ट होते हैं। वो जो स्पेशलिस्ट थे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में होते हैं, वो प्रैक्टिशनर्स होते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी भाखड़ा प्यास मैनेजमेंट बोर्ड में बिताई होती, वो आदमी उसको स्टडी करता है।
तो ये एक आमतौर पे जो होता है, पता नहीं क्या कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के, ऐसा नहीं है। जो दिल्ली में बैठे हैं, खड़े हैं, सोए हैं, दौड़ रहे हैं, उनको सबको पता है वो क्या कर रहे हैं। तो ये एक तरह से नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर, इकोनॉमिक टैरिफ वॉरफेयर, ये चलता रहेगा। और इसमें आपको और मुझे, हम सबको शामिल होना है, ताकि फॉरेन प्रोडक्ट्स पे से डिपेंडेंस कम करना है, फॉरेन फाइनेंसिंग पे डिपेंडेंस कम करना है। जो आपस में हमने तय किया है, देश के लिए क्या अच्छा है, उसको पूरी तरह से सपोर्ट करना है। और इंफॉर्मेशन स्पेस जो अच्छा है उसको फॉलो करना है, और जो कुछ गलत करता है उससे लड़ाई करनी है, ये गलत है। कभी कभी लड़ना भी आना चाहिए। सिर्फ दुबक के बैठ जाना, ये एक्सीडेंट हो गया तो साइड से निकल जाना, ये अच्छी टेंडेंसी नहीं है। जो बॉलीवुड में दिखाया जाता है उस पर ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। बॉलीवुड में हमारे बारे में दिखाया जाता है, हम सोचते हैं कि ये हमें, ये पता नहीं कौन है, तो इसलिए ज़्यादा उस पर विश्वास नहीं करना है। जो असलियत होती है उसी पे विश्वास करना है। और जो भी, अब आप यहाँ से बाहर जाएंगे, जो भी आपको लोग मिलेंगे, उनको ये बताना है, सिर्फ अपने तक ही इसको सीमित नहीं रखना है। यहाँ पे टाइम कम होने की वजह से मैं यहाँ पे अपना आपको रोकूंगा। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देश को मजबूत करने में आप लोग, जो युवा वर्ग, आपका बहुत बड़ा रोल है। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में से 60% to 70% यूथ है। देश का इकोनॉमिक ग्रोथ और देश की सिक्योरिटी आपके हाथ में है। अगर आप स्किल्ड नहीं हैं, आप फोकस नहीं हैं, और आप हेल्दी नहीं हैं, तो देश का कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप लोगों से, सभी से गुजारिश है कि आप अपने आप को स्किल्ड बनाइए, एजुकेशन में आगे आइए, और हेल्थ अच्छी रखिए। हर बार हॉस्पिटल में जाएंगे तो प्रॉफिट किसी और का होगा। थैंक यू।